रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने माता पिता के देहांत के बाद भूमि अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। भूमि का शरीर शुरू से ही बहुत ताकतवर और मजबूत था। साथ ही उसे कुश्ती का मैच देखना और कुश्ती खेलना बहुत पसंद था और अपने हट्टे कट्टे शरीर को बनाए रखने के लिए वो बहुत खाना खाया करती थी। उसके मामा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी मामी को वो फूटी आंख नहीं सुहाती। ऐसे ही एक दिन भूमि अपनी मामी से छुपकर किचन में बादाम खा रही होती है। तभी वहाँ उसकी मामी आ जाती है और उसे बादाम खाता देखकर उसके बाल पकड़ते हुए बोलती है, अरे ये बादाम तेरी माँ तेरे लिए नहीं छोड़ गई जो तू गपागप ठूसे जा रही है। मामी छोड़ो मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अरे मुझे कितना दर्द हुआ जब तूने मेरे इतने महंगे बादाम ठूस लिए। जिसके बाद भूमि अपनी मामी को जोरदार धक्का मारती है और जया दूर जाकर गिर पड़ती है। जिसके बाद भूमि वहाँ से भाग जाती है और फिर जया दर्द भरी आवाज में बोलती है, अरे रुक रुक, भागकर कहाँ जाती है? ये लड़की है या पहलवान? इतनी जोर से धक्का मारा है कि मेरा सारा बदन ही चरमरा गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जया अपने पति चंदर को बोलती है, तुम्हें भूमि की कोई चिंता फिक्र है या नहीं? क्या हो गया जो उसकी फिक्र सताने लगी तुम्हें? होना क्या है, मैं पूछती हूँ, इस बैल के गले में घंटे कब बांधोगे तुम? शादी की उम्र हो गई है इसकी, क्या सारी उम्र इसके राशन पानी का खर्चा हमें ही उठाना है? अरे तो शादी के लिए लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। तुम्हारी जान छुड़ाने के लिए किसी के भी पल्ले तो नहीं बांध सकता ना मैं भूमि को। इतना बोलकर चंदर वहाँ से चला जाता है और एक दिन काम से घर लौटते हुए चंदर को उसका पुराना दोस्त राकेश मिलता है और राकेश बोलता है, अरे चंदर, इतने दिनों बाद कैसा है तू? ठीक हूँ, बस तू बता क्या हुआ जो इतनी दर्द भरी आवाज में बोल रहा है? होना क्या है, तुझे तो पता है मेरी भांजी भूमि के लिए जो भी रिश्ता आता है उसके मजबूत और ताकतवर शरीर को देखकर उल्टे पांव लौट जाता है। इस चक्कर में ना जाने कितने ही रिश्ते देख लिए पर कहीं बात नहीं बनी। लगता है भगवान ने हम दोनों को इसलिए ही मिलाया है ताकि हम दोनों की प्रॉब्लम एक बार में ही निपट सके। अरे तू बोलना क्या चाहता है, ढंग से बता। अरे बावले, यही कि मुझे मेरे बेटे राजवीर के लिए जिस सुंदर सुशील लड़की की तलाश है ना, वो सारे गुण भूमि में है। इसीलिए मैं इसी वक्त अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगता हूँ। राकेश के मुंह से ये बात सुनकर चंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसके गले लग जाता है। जिसके कुछ दिन बाद राजवीर और भूमि की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब उसका गृह प्रवेश होता है तो कलश से भरे लोटे पर वो इतनी जोरदार लात मारती है कि लोटे में रखे हुए सारे चावल पूरे घर में फैल जाते हैं। जिस पर जोर से हंसते हुए उसकी ननद सिया बोलती है, अरे भाभी, कलश को पैर से गिराना था पर आपने तो उसे फुटबॉल समझकर किकी मार दी। अब इतने भारी भरकम पैरों से ये नन्हे से कलश को मारेगी तो यही होगा ना। सॉरी सासू माँ, गलती हो गई। अब ये रस्म वसम खत्म हो गई हो तो मुझे अंदर जाने दो। खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो गया है पर ऐसा लग रहा है किसी ट्रक से बांध रखा है मुझे। जिसके बाद वो अंदर आते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और भूमि के ससुराल में उसे उसके ससुर राकेश के अलावा कोई पसंद नहीं करता था। उसकी ननद सिया हमेशा ही उसके भारी भरकम शरीर को लेकर उसका मजाक बनाया करती और राजवीर भी भूमि से कोई मतलब नहीं रखता था। ऐसे ही एक दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी भूमि राजवीर की थाली में 4 पराठे और 1 कटोरी मक्खन रख देती है। जिस पर राजवीर बोलता है, ये खाना अपने आप को परोस रही हो या मुझे? थाली में डालने से पहले एक बार पूछ तो लो कि मैं इतना खा भी पाऊंगा या नहीं। अरे ओ बहू, अपने जितना खिला खिलाकर मेरे बेटे की चर्बी बढ़ाना चाहती है क्या तू? अरे अगर ज्यादा पराठे थाली में आ गए तो निकालने में तुझे आलस आ रहा है क्या? फालतू ही बहू को सुना रहे हो। देखिए जी, आप तो कुछ ना ही बोले तो ही अच्छा है। एक तो मेरे फूल जैसे लड़के की शादी इस चट्टान जैसी ताकतवर लड़की से करवा दी। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अपने बेटे की शादी इस लड़की से तो कभी नहीं करवाती। इतने में ही राजवीर वहाँ से चला जाता है और वो अपना लंच घर पर ही भूल जाता है। थोड़ी देर बाद भूमि किचन में काम करते हुए राजवीर के लंच की तरफ देखती है और खुद से बोलती है, आज मेरी वजह से ये तो लंच ही ले जाना भूल गए। अगर सासू माँ को पता चला तो इसके लिए भी वो मुझे 10 ताने देंगी। क्या करूँ? हाँ,
मैं ना उनको खाना ऑफिस में ही देकर आ जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर वो अच्छे से तैयार हो जाती है और एक थैले में लंच लेकर जा ही रही होती है। तभी उसकी सास दामिनी उसे टोकते हुए बोलती है, अरे ओ पहलवान, कहाँ निकल पड़ी? वो मैं बाजार जा रही हूँ, घर में सब्जी नहीं है ना, इसलिए। अच्छा सुन, आते हुए 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी ये भी ले आइयो। और इतना वजन तो तू आराम से उठा लेगी। हाँ सासू माँ, मैं तो आपको भी उठा लूंगी। अरे क्या फुसफुसाने लगी, जा जल्दी, और भी काम है। जिसके बाद भूमि वहाँ से चली जाती है और राजवीर के ऑफिस में जाकर उसके कैबिन के बाहर से हाथ हिलाते हुए इशारा करती है। उसे ऑफिस में देखकर राजवीर फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए बोलता है, ऐसी क्या आफत आ गई जो तुम्हें मेरे ऑफिस तक आना पड़ गया? अरे आफत आई नहीं है, लेकिन आप लंच नहीं करेंगे तो जरूर आ जाएगी। मुझे पता है खाली पेट कोई काम नहीं हो सकता, और लड़की होकर मुझे इतनी भूख लग जाती है तो आप कैसे भूखे रहेंगे, इसलिए ये लो आपका लंच। इतना कहकर वो उसे लंच दे देती है, पर वो गुस्से में लंच फेंकते हुए बोलता है, अपना ये डब्बा लेकर यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, कोई भूख नहीं है मुझे, समझी? और आइंदा से मेरे ऑफिस में भूल कर भी मत आना। राजवीर का ऐसा बर्ताव देखकर भूमि रोने लगती है और राजवीर के फेंके हुए लंच को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे सिया एक लड़के के साथ दिखती है, जो कि उसकी कमर पर बार बार हाथ लगा रहा होता है। ये देखकर वो सिया के पास जाकर उस लड़के का हाथ पकड़ के मोड़ देती है और उसकी धुलाई करते हुए बोलती है, साले छपरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई सिया को छेड़ने की? तेरी तो आज मैं वो धुलाई करूंगी कि ऐसा करने की दोबारा हिम्मत ही नहीं होगी। भाभी ये क्या कर रही हो, मर जाएगा वो। अरे सिया, तू चिंता मत कर, इस चिलगोजे को तो मैं मसल कर रख दूंगी। भाभी छोड़ो उसे, वो मेरा दोस्त है। ये सुनते ही भूमि उसे मारना बंद कर देती है। जिसके बाद दोनों नंद भाभी घर आ जाती हैं। सिया अपनी माँ को सब बता देती है। जिसके बाद दामिनी बोलती है, अरे तू ताकतवर है, इसका मतलब ये है कि तू सबको पीटती फिरेगी। भूमि नाम है तेरा और तू लोगों को मार पीट के जमीन पे गिरा देती है। भूमि चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन उसके घर में कुछ गुंडे घुस आते हैं, जिनसे राजवीर ने कर्जा लिया होता है। वो सबसे बदतमीजी भी करने लगते हैं और राजवीर उन्हें समझा ही रहा होता है, तो वो उसे भी एक जोरदार लाफा मारते हैं, जिससे राजवीर गिरने ही वाला होता है कि तभी भूमि उसे अपनी बाहों में संभाल लेती है और बोलती है, चिंता मत करो, आपकी ये पहलवान बीवी जिंदगी में आपको कभी गिरने नहीं देगी, और जिसने आपको गिराने की कोशिश की ना, उसे तो मैं मसल कर रख दूंगी। इतना कहकर वो उन गुंडों से अकेले भिड़ जाती है और एक एक करके उन सब का हाल बेहाल कर देती है। जिसके बाद वो गुंडे अपने टूटे फूटे शरीर को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। और जिसके बाद राकेश कहता है, देखा, जिस बहू को तुम चट्टान कहती थी, आज उसी की ताकत के कारण ही तुम्हारा लाडला पिटते पिटते बचा है। हाँ हाँ बहू, मैंने तेरे भारी भरकम शरीर के लिए तुझे क्या क्या नहीं बोला, लेकिन तूने मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दे बहू। मुझे भी माफ कर दो भूमि। तुम चाहती तो मेरे ऐसे बर्ताव के लिए मुझे एक चाटा मारकर मेरे होश ठिकाने लगा सकती थी, पर तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा तुमसे प्यार से बात करूँ। और इस तरह सारे घर वाले भूमि को अपना लेते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कनिका एक सुशील, आज्ञाकारी लड़की थी। उसके माता पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे और आखिरकार उनकी बेटी के लिए बहुत ही नामी गामी चौधरियों के खानदान से मनीष नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि बहुत ही गुणी था। वो अपनी माँ गरिमा और पिता लखन के साथ कनिका को देखने आता है। अरे भाई साहब, बहन जी, जरा बच्चों को थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। एक दूसरे से बात करेंगे तो जान पाएंगे एक दूसरे के बारे में। जी जी भाई साहब, चलिए हम अंदर चलते हैं, बच्चों को जरा अकेले बात करने दीजिए। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। कनिका जी, आप कुछ पूछना चाहें तो बेझिझक पूछ सकती हैं। जी, आपके घर में कौन कौन है?
जी मैं, मम्मी, पापा, मेरा छोटा भाई दिनेश और उनकी बीवी सुमित्रा, और आपसे तो आप भी रहेंगी ना? आपने मुझे पसंद भी कर लिया? मैंने तो आपको कब का पसंद कर लिया है, तभी तो यहाँ आया हूँ। जब पापा ने पहली बार आपका फोटो दिखाया ना, तभी से आप मेरे दिल पर राज कर रही हैं। वैसे मैं आपको पसंद हूँ क्या? जी हाँ, मुझे भी आप पसंद हैं। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी खूब धूमधाम के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चलता है। कनिका अपने ससुराल में अपनी देवरानी के साथ मिलकर अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है। पूरा परिवार आपसी प्रेम में बंध जाता है। पर अरे बहुओं, जरा आओ तो सही मेरे कमरे में। हाँ जी माँ जी, अभी आई। जी आ रही हूँ। अरे दोनों बहुओं, देखो ये हमारे घर का पुश्तैनी हार है और मैं ये अपनी बड़ी बहू कनिका को सौंप रही हूँ। और ये कंगन छोटी बहू तुझे, तू छोटी है ना इसीलिए। माँ जी, इस पुश्तैनी हार का भला मैं क्या करूँगी? मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, वही बहुत है मेरे लिए। नहीं भाभी, ये गहने ही तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। लाइए माँ जी, मैं इसे अपनी तिजोरी में रख लेती हूँ। भाभी तो ले नहीं रही, तो ये हार भी आप मुझे दे दीजिए। अरे तू चुप रहे, मेरा कहना वो कभी नहीं टालेगी। बड़ी बहू, चुपचाप ये हार लो, अब से ये तुम्हारा हुआ। कनिका वो हार ले लेती है। ये देखकर सुमित्रा की छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं। वो घर का बंटवारा करवा देती है और फिर क्या, अपने सास ससुर से वो प्रॉपर्टी हड़पने के खातिर उनको अपने साथ रख लेती है और सब ही घर वालों की नजरों में कनिका को गलत साबित करने की कोशिश करती रहती है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। एक दिन सुमित्रा अपनी सास गरिमा के कान भर ही रही होती है। माँ जी, आपको पता है आपने जो इन्हें पुश्तैनी हार दिया था ना, ये उसे बेच आई हैं। क्या? इसकी इतनी हिम्मत? रुक, इसकी खबर तो मैं अभी लेती हूँ। गरिमा अपनी बहू के पास जाती है। अरे डंकनी, अरे पुश्तैनी हार खा गई। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो पुश्तैनी हार संभाल कर मैंने अलमारी में रखा है। अच्छा, चल तो जरा दिखा अपनी अलमारी। गरिमा और सुमित्रा कनिका के कमरे में जाते हैं और उस हार को अलमीरा में तलाशते हैं, पर वहाँ तो हार था ही नहीं, क्योंकि सुमित्रा पहले ही हार को चोरी कर अपने पास रख चुकी थी। इन सबसे अनजान कनिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। वही पुश्तैनी हार के ना मिलने के कारण उसकी सास गुस्से से तिलमिलाकर उसे कोसने लग जाती है। तू ना अब इस घर में रहने लायक नहीं है। अरे निकल मेरे घर से। मैंने वो हार यहीं रखा था, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? ये कैसा तरीका हुआ मेरी बीवी के साथ पेश आने का? हाय, अरे तो और क्या करूं, इसने मेरा पुश्तैनी हार बेच दिया। इसे मैं अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जा यहाँ से। ठीक है, मत रहने दीजिए, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। अरे तू इसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? अरे क्या काला जादू कर दिया है इसने तुझ पे? अंधा नहीं हूं मैं, अपनी आंखों से और कानों से जो सुनता हूं, जो देखता हूं, सिर्फ उसी पर यकीन करता हूं। यूं नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा और मान लिया। गरिमा पुत्र मोह में आकर कनिका को घर से नहीं निकालती, तो वहीं सुमित्रा को अपने पकड़े जाने का डर भी सताने लगता है। इसलिए वो उसी रात
पुश्तैनी हार एक बैग में रख उसे बेचने के लिए घर से चोरी चुपके दबे पांव निकलने की कोशिश करती है कि तभी ये सब मनीष देख लेता है और घर की सभी लाइट ऑन कर घर वालों को चिल्लाकर बुला लेता है। अरे माँ, पापा देखिए। अरे क्या हुआ बेटा? देखिए कैसे आपकी छोटी बहू दबे पांव बैग लिए घर से बाहर जा रही है। ये तो वो खाना नहीं, इसे मैं गरीबों को खिलाने जा रही हूँ। अब बैग मत देखिए भैया, दीजिए बैग। नहीं। अच्छा जी, जरा दिखाओ तो आखिर क्या बनाया है मेरी भाभी ने गरीबों के लिए। अरे दिखा तो इस बैग में क्या है? अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं है। अरे माँ जी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। माँ जी खोलिए मत बैग। नहीं। मनीष झपट्टा मारकर उसके हाथ से वो बैग छीन लेता है और उस बैग से वो पुश्तैनी हार निकालता है, जिसे देख घर में मौजूद सभी लोगों के तोते उड़ जाती हैं और गरिमा सुमित्रा की तरफ नजरें गड़ाए घूरने लग जाती है और कहती है, अरे तू ही है वो चोर जिसने इतना सब किया एक हार के लिए। ये औरत हमारे परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रही है ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हड़पा सके। अब आप ये सोच रही होंगी ना कि मुझे इसका सच कैसे पता चला। अरे भाई ने मुझे आकर वो हार के बारे में बताया था कि ये उसे कहीं पड़ा हुआ मिला है। अरे बेटा, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपनी बहुओं को परखा तक नहीं और एक की बात सुन के दूसरे को जलील करती रही। बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे साथ मैंने कितना भेदभाव किया और तूने एक लफ्ज भी नहीं बोला मेरे खिलाफ। अरे माँ जी सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में मैं ब्लाइंड हो गई थी। मैंने ये सब किया। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ। सुमित्रा को यूं पश्चाताप की अग्नि में जलता देखकर कनिका उसे माफ कर देती है। साथ ही सभी घर वालों से उसे माफ करने की रिक्वेस्ट करती है। बड़ी बहू के इतना कहने पर उसकी सास गरिमा और सभी घर वाले अपनी छोटी बहू को माफ कर अपना लेते हैं। इस तरह पूरा परिवार फिर से एक होकर खुशी खुशी साथ रहने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।